जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के पैथोफिजियोलॉजी के सेकंड यूनिट को, जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसीज़। अब कार्डियोवास्कुलर से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में है। कार्डियोवास्कुलर है भाई, कार्डियो मीन्स हार्ट। और जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, अगर जहाँ पर कार्डियोवास्कुलर आ गया मतलब हार्ट से रिलेटेड है, तो इसमें पहला आता है हाइपरटेंशन, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। पहला आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं। तो अब बात आती है हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द persistence इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विद द कॉन्स्टिक्वेंट इंक्रीज इन डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहली बात, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है, जैसे आपने मशीन देखी होगी, बीपी की मशीन देखी है किसी ने, जैसे मशीन देखी होगी तो उस पर लिखा आता है ऊपर, एक ऊपर का बीपी होता है एक नीचे का। तो ज़्यादातर लोगों के समझ में भी नहीं आता कि भाई कौन सा बीपी क्या है। वो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर वगैरह से सलाह ले रहे हैं तो बात अलग है। तो उसमें एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दो टाइप के हमारे ब्लड प्रेशर हैं। अब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज है 80 mmHg। पर है तो ब्लड प्रेशर ही ना, ब्लड प्रेशर की टाइप। तो जो नॉर्मल रेंज है ब्लड प्रेशर की वो 120/80 mmHg है, जिसमें कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर आ रहे हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। एक कोई आदमी है वो मतलब कि परेशान है हाइपरटेंशन से। इफ हिज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एट मोर देन 140 एंड 90 mmHg। कोई पर्सन है भाई, कोई पर्सन हाइपरटेंशन की स्टेज पे है, स्टेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, वो परेशान है। तो उसकी परेशानी का क्या कारण हो सकता है। उसकी परेशानी का कारण ये है कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है उसका मेजर करने पे अगर 120 से ज़्यादा है या 140 से ज़्यादा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब पर्सन हाइपरटेंशन की स्टेज में है। और वो उसे दिक्कत भी, हानिकारक भी है उसके लिए। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत देर से सुन रहे हैं भाई, ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, क्या चल क्या रहा है। ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरीज और ब्लड वेसल। अब आपने सुना होगा कि भाई बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया। बीपी क्या है, बीपी एक नॉर्मल सा ब्लड प्रेशर है, जो कि हमारी आर्टरी की वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर है ब्लड के द्वारा, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या है, जो हमारी आर्टरीज वीन्स होती है ना, जो हमारी ये होती है नस वगैरह, और जिसमें को हमारी ब्लड वेसल होती है, जिसमें को ब्लड सप्लाई होता है, उनकी वॉल पे जो लगने वाला प्रेशर है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और कुछ नहीं है ब्लड प्रेशर, बस ये है। ठीक, अब आता है ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक यहाँ पर पढ़ लिया और डायस्टोलिक। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है। प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन इंडिकेट दैट नो स्पेसिफिक मेडिकल कॉज कैन बी फाउंड टू एक्सप्लेन अ पेशेंट कंडीशन। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन कोई मतलब डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, नॉर्मली जो हमारा अप डाउन या और इनटेक है फूड का, या और भी हम कुछ खा पी रहे हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ के उससे है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। और ये 95% पॉपुलेशन को है, 95% पॉपुलेशन परेशान है इससे। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं क्या है भाई, जो 95% मतलब इतने लोग परेशान हैं इससे, क्या है ऐसा ये प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो वो देखिए यहाँ दिखा रखा है हमको, जैसे कि ये रहा प्राइमरी हाइपरटेंशन, और यहाँ ऊपर भी लिखा है इट हैज़ नो क्योर ओनली कंट्रोल। इसका कोई इलाज नहीं है, इसे सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है इसका कोई इलाज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसे इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं क्योंकि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन वैसे है क्या, और ये किस किस चीज़ से बढ़ता घटता है। अगर हम एक्सेस एल्कोहल इनटेक, अगर हम एल्कोहल को ले रहे हैं, एल्कोहल का इनटेक कर रहे हैं, तो हमारे मतलब शरीर में भाई दिक्कत परेशानी तो होगी ना एल्कोहल से, तो हाइपरटेंशन की स्टेज शुरू हो जाएगी। और उससे क्या होगा, बीपी ज़्यादा रहने लगेगा और मतलब अदर अदर प्रॉब्लम आएंगी, हमारे ऑर्गन में दिक्कत आएंगी। वही है हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या है, बहुत सी बार ऐसा होता है भाई, ज़्यादा अब मान लो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल पीते हैं, अगर वो उसका इंटेक ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हानिकारक है, उससे डेथ का कोज तक हो जाता है। तो और सेकेंड है इसका स्ट्रेस, जो बंदा ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है उसे। वो इसका मतलब कि हाइपरटेंशन की स्टेज से गुजर रहा है, जो बंदा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और इंक्रीज सोल्ट इनटेक, जो ज़्यादा नमक खाता है भाई, फूड वगैरह में ज़्यादा नमक खा रहा है, वो भी हाइपरटेंशन की स्टेज से। और एक है वेरिएशन इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो वो अभी आपको आगे बताएंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है। ठीक,
सेकंड हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये तो था प्राइमरी, भाई से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अदर डिसीज, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारा किसी बीमारी के द्वारा होता है, किसी बीमारी के, जैसे ये यहाँ एग्जांपल दे रखा है कर्सिंग सिंड्रोम, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड की ओवर प्रोडक्शन की वजह से हमें हाइपरटेंशन होता है, और हम इस बीमारी की वजह से हमें होता है हाइपरटेंशन। फिर आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी वजह से होता है, और किडनी इम्पेयरमेंट और प्रेगनेंसी की वजह से भी होता है। पर इसमें क्या होता है कि अगर भाई उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसमें हम रिकवर नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और कैंसर की स्टेज में होता है हाइपरटेंशन, जिस बंदे को मतलब कैंसर है उसे हाइपरटेंशन जरूर होगा, ये गारंटी है। और पैथोफिजियोलॉजी है इसकी, देयर आर सम इम्पोर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म इन हाइपरटेंशन। ओवर एक्टिवेशन ऑफ रेंजो एंड रास मैकेनिज्म का ओवर मतलब कि एक्टिवेट करने पर मान लो भाई रास मैकेनिज्म जो है हमारा, ये इमरजेंसी में अपडेट होता है। आई मीन अपडेट्स मतलब कि जो भाई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पर काम आता है, ये एक्टिवेट होता है इमरजेंसी में। और अगर ये ओवर हो जाए, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है अगर ये ओवर हो जाए तो ये क्या है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा है सॉल्ट सेंसिटिविटी, जो नमक ज़्यादा खाते हैं, मतलब सोल्ट का जितना भी इंटेक हो रहा है हमारी बॉडी में, वो भी हाइपरटेंशन की स्टेज को इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ जैसे कि दे रखा है, पहला था ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास मैकेनिज्म, ओवर एक्टिवेशन ऑफ रास लीड टू वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड रिटेन ऑफ Na/H2O विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड लीड टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बढ़ता ही क्यों है, ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसे हम बोलते हैं BP, ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ता है ये हाइपरटेंशन, और कुछ नहीं है। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हाइपरटेंशन की स्टेज में आएंगे, ये किस वजह से हो सकता है कि अल्कोहल का अगर इंटेक करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, सोल्ट ज़्यादा इंटेक करते हैं, या रास मैकेनिज्म का ओवर एक्टिवेशन हो गया है, तो होगा सिर्फ। अब इधर आता है रास मैकेनिज्म कैसे एक्टिवेट होता है। रास मैकेनिज्म जब हमें मतलब ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो हमारा शरीर रिलीज़ करता है रेनिन को। ये देखो किडनी के द्वारा, किडनी से रेनिन रिलीज होता है। रेनिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, किसकी प्रेजेंस में, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE की प्रेजेंस में। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, अमीनो पेप्टिडोज की प्रेजेंट में, रेनिन की प्रेजेंस में होता है रेनिन। एंजियोटेंसिनोजन से बनता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से बनता है एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 से होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये देखिए इधर भी बन रही है वैसोकंस्ट्रिक्शन, और वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से, और इससे क्या होता है कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है, और एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। और अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो BP खुद ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इनएक्टिव फ्रेगमेंट में। और जैसे कि सेकंड है सोल्ट सेंसिटिविटी, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोल्ट इन अ पर्सन ब्लड, किसी के खून में मतलब किसी पर्सन के खून में अगर नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है तो वो हाइपरटेंशन का खुद शिकार होगा। इस टाइम कोज द बॉडी टू ड्रॉ एंड मोर वाटर विच इंक्रीज द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके लिए ज़्यादा वाटर की मतलब ज़्यादा मात्रा में वाटर चाहिए जो ब्लड की वॉल पे प्रेशर लगा सके, पर वो हो नहीं पाता। तो उसके सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स में पता चलेगा। सर हेडेक होती है, मतलब कि सिर दर्द होता है, एंजाइटी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोज ब्लीड होते हैं, नाक से खून आना, कन्फ्यूज़न होता है कि भाई आदमी को मतलब बोलते हैं ना कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। विज़न चेंज होता है, आई में प्रॉब्लम आ जाती है, और ड्रीजिंग हो जाती है, टायर्डनेस हो जाता है, थकान, चेस्ट पेन होता है, नोजिया होता है, और वोमिटिंग। इतने सारे इसके सिम्टम्स हैं सोल्ट सेंसिटिविटी के। अब आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का है, इसे बोलते हैं CHF। हार्ट फेलियर डज नॉट मीन दैट द हार्ट हैज स्टॉप वर्किंग। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्ट फेलियर है। नहीं नहीं नहीं, हार्ट फेलियर क्या है कि जो हमारे हार्ट की जो पंपिंग करने की जो पावर है ना, जब वो नॉर्मल से कम हो जाए, उसे बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। डेफिनेशन क्या है, हार्ट फेलियर मीन्स इनएबिलिटी टू द हार्ट सप्लाई, मतलब कि इसकी डेफिनेशन है हार्ट फेलियर की ये है कि जब इनसफिशियंट, तो हार्ट फेलियर क्या है कि भाई जब जितनी मतलब सफिशियंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, जितनी बॉडी को नीड है, जब उतनी सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट से, तो हार्ट फेलियर हो जाता है। वो जितनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, सप्लाई होनी चाहिए, उतनी जब सफिशियंट नहीं हो पाती तब हार्ट फेलियर होता है, और इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। और इसके टाइप ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर हैं
देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप टू रिकॉग्नाइज। एक तो है लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर, एक है एक्यूट एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर। तो अब लेफ्ट हार्ट फेलियर क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। द लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल इज लोकेटेड ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। दिस एरिया पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड टू रेस्ट द बॉडी। जो लेफ्ट साइड का जो एरिया होता है वो मतलब कि कॉमन, मोस्ट कॉमन है कि टाइप ऑफ हार्ट फेलियर भाई होता ही होता है लेफ्ट की साइड, क्योंकि लेफ्ट का जो वेंट्रिकल होता है वो बॉटम में रहता है। जो हमारा हार्ट है वो बॉटम की साइड ही रहता है ज़्यादातर। बॉटम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की बॉटम लेफ्ट साइड में रहता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है। तो इसमें जब पंप करता है ये तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, तो रेस्ट में वो मतलब थोड़ी सी उसकी वो घट जाती है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर वह न करता लेफ्ट पंप डज नॉट पंप इफिशियंटली। जब हमारा हार्ट मतलब पंप करना सही से काम नहीं कर पाएगा या इरेगुलर हो जाएगा कि मतलब भाई हाँ लबडब साउंड जो होती है हमारी हार्ट की वो सही से नहीं हो पाएगी, कि भाई उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है या वो रिदम उसकी बिगड़ जाएगी, तो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाती है, बिल्डअप ऑफ फ्लूड ज़्यादा वो हो जाने की वजह से। इसके कोज हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ हो जाती है, मायोकार्डियल डिसीज़ हो जाती है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो जाता है। और राइट साइड हार्ट फेलियर क्या है? राइट साइड हार्ट फेलियर भी यही है कि राइट साइड और राइट वेंट्रिकुलर आर वी हार्ट फेलियर यूजुअली अगर एज रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड का मतलब हार्ट फेलियर हो जाता है तो राइट का तो अपने आप ही हो जाएगा। भाई हार्ट है, हार्ट हमारा ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, मुट्ठी भर के जितना हार्ट है। अब उसमें लेफ्ट साइड हमारी वो होगी तो कि भाई दिल पे अटैक पड़ेगा, तो बहुत सा हो जाता है कि सेल वगैरह वो हो जाए, पर अगर हमारा आधा दिल ही वो खत्म हो जाएगा तो फिर पूरा होने में क्या टाइम लगेगा। द राइट हार्ट वेंट्रिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग टू द लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं हमारे राइट वेंट्रिकल, रेस्पॉन्सिबल है जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है लंग्स टू कलेक्ट। राइट साइड हार्ट फेलियर अकर व्हेन द राइट साइड ऑफ हार्ट कैन नॉट परफॉर्म इट्स जॉब इफेक्टिवली। जब अपना काम करना बंद कर देता है राइट साइड का हार्ट, मतलब हार्ट की जो राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल है, जब वो अपना काम करना बंद कर देता है तो जो है हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर हो गई होगा। अब इसके क्या हैं, इससे मतलब कोई लंग्स डिसीज़ है उसकी वजह से भी हो जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है किसी को तो उसकी वजह से भी हो जाता है, मायोकार्डियल डिसीज़ की वजह से भी हो जाता है। और अब आता है एक्यूट रीनल फेलियर, वो सॉरी एक्यूट हार्ट फेलियर। अब एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है? एक्यूट मीन्स फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन एंड इजीली क्यूरेबल। एक्यूट हार्ट फेलियर वो है दिल का, वो है कि भाई जैसे मान लो किसी को हार्ट फेल हुआ और उसकी स्टेज है फर्स्ट, तो वो रिकवर हो जाएगा दोबारा, और जो है कम टाइम के लिए होगा। हार्ट फेल कम टाइम के लिए होगा तो रिकवर भी हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। द सिम्टम अपीयर सडनली बट गो फेकली क्विकली। दिस कंडीशन ऑफ्टन अगर आफ्टर अ हार्ट अटैक। इट मे बी रिजल्ट अ प्रॉब्लम विद द हार्ट वॉल दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। हार्ट के जो मतलब कि हार्ट के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो अगर कंट्रोल में आ गया तो एक्यूट रीनल फेलियर है, सॉरी रीनल निकला मुझे, एक्यूट हार्ट फेलियर। क्रोनिक हार्ट फेलियर क्या है कि भाई कोई डिजीज़ है, मान लो किसी को कैंसर है, दिल के आसपास कैंसर है, वो कैंसर कब से है भाई बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो वो ना तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी लॉन्ग हो गया कि भाई हाँ इतने साल से चलता आ रहा है, तो वो इजीली क्योर भी नहीं हो पाएगा, इजीली मतलब कि भाई हाँ कवर नहीं कर सकते हम उसे। अब मान लो एकदम से है भाई, एकदम से हार्ट फेल हुआ और जो है हमने भाई फर्स्ट स्टेज थी वो आदमी बच गया, अब पता चली 30 साल से हुआ अभी तक उसे कुछ नहीं हुआ आदमी को, पर एकदम से हुआ तो उसमें उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसके बाद, आपको दिखा देते हैं, इसके बाद हम करेंगे हार्ट डैमेज और वेंट्रिकुलर ओवर कंट्रोल कैसे होता है, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन, हम इसके सिम्टम वगैरह सब चीज़ बताएंगे आपको। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।